हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें और इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, यहाँ तक का सारा स्टोरी कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उन्हें पहले देख लो, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक। हमारा नया टॉपिक क्या है? फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर, अगर किसी ने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें समझ लेना कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको दो लोगों के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, समझना है। एक है आपके फेयोल, एक है आपका टेनर। तो सबसे पहले हम फेयोल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के लिए। उससे पहले देखो मैं आपको हिस्ट्री समझा देती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। क्या है कि एक हेनरी फेयोल नाम के एक इंसान थे, बस कहानी फॉर्म में सुनते जाओ। हेनरी फेयोल नाम के एक इंसान थे। उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इंजीनियरिंग किया, ठीक है। इंजीनियरिंग किया, उसके बाद उन्होंने कोल कोल की जो क्या कहते हैं कंपनी थी, वो उन्होंने ज्वाइन की इन 1888। और जिस टाइम पे उन्होंने वो ज्वाइन की थी कोल माइनिंग कंपनी, उस टाइम पे वो जो कंपनी थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो इंसॉल्वेंसी से गुजर रही थी, मतलब उसका दिवालिया निकल चुका था। बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे लॉसेस वो फेस कर रही थी। फिर उन्होंने वहाँ पर 30 साल तक काम किया। उन्होंने अपनी मैनेजरियल स्किल्स वहाँ पर अप्लाई की और 30 साल बाद ये जो कंपनी थी, जो कि 30 साल पहले दिवालिया उसका निकल चुका था, बहुत ज़्यादा लॉसेस में थी, बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, ये समझ लो बंद ही होने वाली थी। उसके बाद मुझे 30 साल बाद वो जो कंपनी थी ना, वर्ल्ड की लीडिंग कोल माइनिंग कंपनीज़ में से एक बन गई। यानी कि फेयोल ने वहाँ पे जाके कुछ ऐसी अपनी स्किल्स वहाँ पे अप्लाई की जिससे कि उन्होंने एक उस कंपनी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। उन्होंने क्या किया, उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे और इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। तो ये सारा ही बैकग्राउंड सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों है, हम इनके प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या काम किया है। तो उन्होंने ये सारा काम किया, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। तो उसीलिए इसके लिए हमको ये सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, ध्यान में रखने हैं। और आपको लग रहा होगा कि यार 14 प्रिंसिपल्स हम कैसे याद करेंगे। देखो इतने लड्डू प्रिंसिपल्स हैं ना, अभी आप पढ़ोगे ना, आप आगे जाके अभी मैं पढ़ाऊँगी, आपको ईजीली याद हो जाएंगे, हैंड टू हैंड याद होता जाएगा सारी चीज़ें। बस आपको साथ में अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं, इतना सा काम करना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि फेयोल को किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स, ठीक है। अब उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे थे। फर्स्ट कि ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजेरियल स्किल्स, कि जो टेक्निकल स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और जो मैनेजरियल स्किल्स हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। उन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन बताया कि ऐसे ऐसे ये दोनों ही स्किल्स डिफ़र करती हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेन स्टेप्स आइडेंटिफाई किए मैनेजमेंट के मेन स्टेप्स क्या हैं, यानी कि उसकी प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको याद किया है। वो क्या है, FOSDC, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उन्होंने 5 स्टेप्स बताए मेन कि ऐसे ऐसे मैनेजमेंट काम करता है। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई, तीसरी चीज़ एक्चुअली, कि उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए किसके, मैनेजमेंट के, जो कि क्या करते हैं, गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं मैनेजर्स के लिए। हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जस्ट गाइडलाइंस हैं। तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो 14 प्रिंसिपल्स, दूसरी चीज़ FOSDC यानी कि स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरी चीज़ कि टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स दोनों ही डिफरेंट है। उन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन बना दिया, ठीक है। यहाँ तक की कहानी ख़त्म हुई। अब इसके बाद हम मूव करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए। उन्होंने देखो ये 14 प्रिंसिपल्स दिए जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, इनको याद कैसे किया जाए, इनको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनके नाम याद बिल्कुल भी मत करना, रटोगे तो समझ लो नहीं याद होगा, भूल जाओगे। अभी बस मैं इनको समझाऊंगी, वो समझो। अभी बस अभी नाम पढ़ते जाओ मेरे साथ, ठीक है। क्या क्या नाम है देखो, सबसे पहले डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आता है आपका डिसिप्लिन, फिर आता है उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सनस,
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, एस्पिरिट दे कॉर्प्स। ये 14 प्रिंसिपल्स है जो आपने अपने इस फ्योल के बारे में पढ़ने, जो फ्योल एंड प्रिंसिपल्स दिए हैं ये सारे 14 प्रिंसिपल्स है, ठीक है। ऑब्वियसली हमको याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि हमको एग्जाम में लिख के आना है, पर हम हमें याद कैसे करें। देखो अभी रट्टा मत मारना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, नामों को ये रटने मत बैठ जाना ऐसे 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 करके, नो। अभी सिर्फ समझो कि प्रिंसिपल्स कहते क्या हैं, क्योंकि इतना ईजी है ना, आपको ऑटोमेटिकली आगे जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फर्स्ट वाले, मतलब आज जो वीडियो हम कर रहे हैं ये वीडियो, इसमें हम ये फर्स्ट 7 जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ तक पढ़ेंगे। बाकी के 7 प्रिंसिपल्स हम कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 7 आज, 7 नेक्स्ट वीडियो में, ओके। कौन कौन से, ये जो 7 ऊपर नज़र आ रहे हैं जो मैंने ब्रैकेट में बंद किए हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, समझ आया। अब हम एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या कहते हैं ये प्रिंसिपल्स। सबसे पहले जब हम बात करते हैं हमारे डिवीज़न ऑफ वर्क की, देखो डिवीज़न ऑफ वर्क का क्या मतलब है, काम को डिवाइड करना, काम को बांट देना, सिंपली। तो ये जो हमारे फ्योल साहब हैं उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करो, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको डिवाइड कर लो छोटी यूनिट्स में। इससे क्या होगा, एक तो आपका काम आसान हो जाएगा, एक ही इंसान पे बोझ नहीं आएगा। आप इसको प्रैक्टिकली समझो, देखो सारे ही जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ना प्रैक्टिकली समझो। घर में अगर सारा काम मम्मी करने लग जाए तो टाइम बहुत जाएगा, उनकी इतनी मेहनत लगेगी, वो थक जाएंगी, उनके सारा काम का बोझ आ जाएगा, काम बहुत टाइम में होगा, ठीक है, और इतनी जल्दी क्या पता हो भी ना पाए, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डिवाइड कर लेना चाहिए काम को इन स्मॉलर यूनिट्स, सिंपली। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, प्रॉब्लम तो हमारे पास ये है कैसे डिवाइड करें कि कौन क्या काम करेगा। तो डिवीज़न के लिए उन्होंने कहा कि आपको क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर डिवाइड कर देना चाहिए कि अगर ये बंदा इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, इसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो ये करेगा, राइट। अब जैसे घर में हम लोग काम करते हैं आपस में, मान लो आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, घर की सफाई करनी है दिवाली की, तो होता है ना कि अच्छा ये बाहर के काम अच्छे से कर लेता है, इसको बाहर का काम दे देते हैं, फिर सारे सामान ले आइयो, फूल माला ले आइयो, ये वो फलाना, कोई घर के जाले वाले हटा देगा, कोई किचन में मिठाइयाँ बना देगा। यूजुअली मम्मी करती है क्योंकि मम्मी को आता है, मम्मी को एक्सपीरियंस है, मम्मी इतनी केपेबल है, मम्मी इतनी क्वालिफाइड है। तो हम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और केपेबिलिटीज़ के बेसिस पर क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर लेंगे छोटी यूनिट्स में। तो इससे क्या होगा, एक तो परफेक्शन आएगा, इट लीड्स टू परफेक्शन, राइट, एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। काम फुर्ती से होगा, एफिशिएंटली होगा। ये नहीं कि सब काम एक ही जना कर रहा है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो बांट के करोगे तो कम टाइम लगेगा, जल्दी से हो जाएगा एफिशिएंटली। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। फ्योल ने और क्या कहा, एक और चीज़ कही कि नॉट ओनली फैक्ट्री वर्क बट टेक्निकल, मैनेजरियल एंड स्किल्स जॉब शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड फॉर स्पेशलाइजेशन। यानी कि खाली ऐसा नहीं कि आपका जो फैक्ट्री वर्क है उसको डिवाइड करो, आप क्या करो, जो आपके टेक्निकल जॉब्स हैं, मैनेजरियल जॉब्स है, स्किल जॉब्स हैं, उनमें भी जो काम होता है ना, मतलब कुल मिला के जितना भी काम है, सब कहीं भी काम कर रहे हो सबको डिवाइड करके करो स्मॉलर यूनिट्स में, इससे फ़ायदा होता है। अब इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, उन्होंने फ़ायदे भी बताए हैं। देखो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे कि आप अच्छा ये काम कर लेते हो। जैसे मेरे घर में क्या होता है, मैं बाहर का काम करती हूँ, फटाफट से एक्टिवा उठाई, ये लेकर आना है, वो लेकर आना है, तो मैं चली जाती हूँ क्योंकि सबको पता है मैं एक्टिवा चलाने में भी होशियार हूँ, मैं बाहर का काम भी कर लेती हूँ सारा। तो इससे क्या होता है, मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हो गई हूँ, सब मुझे वही काम देते हैं, कहीं भी कुछ भी काम होता है तो ठीक है। साथ ही साथ इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। जस्ट अभी हमने पढ़ा तो 2 पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़ लिए। अब अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी, इससे क्या होगा, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे व्हेन वी वायलेट दिस प्रिंसिपल, इसको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई। जैसे देखो यूज़ करने से एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है ना, यूज़ ना करने से एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी कि
2 बार हो सकता है वो काम डुप्लीकेट हो सकता है उसका, साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। बहुत सिंपल है, देखो है ना, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, स्पेशलाइजेशन आ गया। और अगर नहीं यूज़ कर रहे हो प्रिंसिपल तो ना एफिशिएंसी होगी ना स्पेशलाइजेशन होगा, ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, टाइम टेकिंग होगा। तो ये पॉइंट्स अपने आप से ले सकते हो, कुछ रखता नहीं है। तो डिविजन ऑफ वर्क समझ आ गया, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अथॉरिटी मतलब आपके पास डिसीजन लेने की कितनी पावर है, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? यानी कि आपको कोई काम करना है, उसके लिए वो ज़रूरी है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब, ठीक है। तो अथॉरिटी जो होती है हमारे पास, किसी भी इंसान के पास, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन दोनों के बीच में ना बैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी बैलेंस, इक्वालिटी, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? मान लो आप एक वर्कर हो एक फैक्ट्री में, अब आपके पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि आप ना सामान बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। मान लो बल्ब्स का प्रोडक्शन करते हो तो आप सिर्फ प्रोडक्शन कर सकते हो, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप रॉ मटेरियल खरीदो। आपके पास बस इतनी अथॉरिटी, आपके पास इतना हक है आपका कि आप बस प्रोडक्शन करोगे। अब मान लो आपके पास ऑर्डर आ गया कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई 100 बल्ब्स बनाने की, ठीक है। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई 100 बल्ब बनाने की, पर आपके पास अथॉरिटी है कि सिर्फ आप बल्ब बना सकते हो, उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे। अब मान लो आपके पास रॉ मटेरियल है ही नहीं इतना कि आप 100 बल्ब बना सको, तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना तो पड़ेगा, राइट, खरीदना तो पड़ेगा। पर आपके पास वही नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है। तो यानी कि अथॉरिटी उतनी होनी चाहिए कि जिससे कि जो भी उसको काम मिला है, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो पूरी कर सके। क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए बॉस जिम्मेदार होगा कि भाई तुमने उसको इतनी अथॉरिटी ही नहीं दी है, तो तुम कैसे उससे पे काम करा रहे हो, है कि नहीं। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में ही बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एलोकेशन ऑफ वर्क एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर वर्क असाइंड टू द इंडिविजुअल। जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। ये कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल गिवन बाय फेयन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है, गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। सिंपली बहुत ईजी था, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी भी दो, नहीं तो इसमें वर्कर की कोई गलती नहीं है, जिस मतलब एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि नो, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड। इसके देखो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी के कोई मिसयूज नहीं होगा, मतलब जितनी आपको अथॉरिटी दे दी उतना आप यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम। अगर आपके पास सूटेबल या फिर आप कह लो राइट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी है तो आप जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टाइमली पूरा कर सकते हो। आपको जो भी काम मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उसको टाइमली आप पूरा कर सकते हो विदाउट एनी डिले। ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव क्या होगा, ड्यू टू अथॉरिटी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। अगर आप ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, अगर आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी तो आप उसका मिसयूज़ कर सकते हो। तो उतनी ही अथॉरिटी दो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं। साथ ही साथ डिले होगा, भाई काम कंप्लीट नहीं होगा, जैसे उस वर्कर ने 100 बल्ब नहीं बना पाया। दूसरी चीज़, ओवर बर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम मतलब आप कह लो आपके पास हक है नहीं इतने कि आप ये कर सको वो कर सको, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा दे दिए तो ओवर बर्डन हो जाओगे। तो ये कहता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। ईजी है कि नहीं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है भाई, सबने शब्द सुना है, स्कूल में कहते हैं डिसिप्लिन फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो, ये वो। तो डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब कोड ऑफ कॉन्डक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो यहाँ पे जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, तो क्या कहते हैं उसको फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये होता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपका सुपीरियर है, आप सबॉर्डिनेट हो, मतलब मैं सबॉर्डिनेट हूँ, मेरे ऊपर जो काम करता है मेरा बॉस वो सुपीरियर है, ठीक है, मैं सबॉर्डिनेट हूँ, वो ऊपर वाला सुपीरियर है। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुपीरियर अपनी चलाए जा रहे हैं, सबॉर्डिनेट अपनी चलाए जा रहा है। सबॉर्डिनेट को भी डिसिप्लिन में रहना, साथ ही साथ सुपीरियर को भी डिसिप्लिन में रहना है। आप
मतलब आप ऐसा तो नहीं ना आपके टीचर्स मिल करके हुड़दंग मचाते हैं स्टाफ रूम में, नहीं ना, वो भी डिसिप्लिन में रहते हैं ना। इसी तरह आप सबॉर्डिनेट हो, आपके टीचर सुपीरियर है, तो वो भी डिसिप्लिन में रहेंगे और आप भी डिसिप्लिन में रहोगे। अपने अपने जो भी काम हैं, आपके जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी कमिटमेंट्स हैं, उनको अपने आप पूरा करोगे अच्छे से हर लेवल पर। टीचर का क्या काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा हमें लगता है जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमें लगता है टीचर को तो कोई काम ही नहीं है, आओ पढ़ा के चले जाओ। जब खुद टीचर बनते हैं या फिर हम बड़े होते हैं ना, हमको पता चलता है कि भाई बहुत काम होता है, स्टूडेंट से ज़्यादा काम होता है। तो सबको अपने अपने काम अपने अपने लेवल्स पर करने हैं, ठीक है। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टीज़, ऐसा नहीं है कि वो टीचर है या सुपीरियर है, आपका जो बॉस है वो सुपीरियर, तो उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, उस पर भी पेनाल्टी लगनी चाहिए, राइट। डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट्स बट ऑन द सुपीरियर लेवल एज वेल। वही चीज़ जो मैंने बताई, तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट याद रखना है डिसिप्लिन में, दोनों को ही डिसिप्लिन में रहना है, दोनों को अपने काम अच्छे से करने हैं, कमिटमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब पूरी करनी है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे कि अगर डिसिप्लिन वाला फॉलो किया जाएगा ये प्रिंसिपल हमारे कंपनी में, तो क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, ऑब्वियसली सबका अच्छे से चलेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, राइट, ये तो सही है। अब अगर हम फॉलो नहीं करते तो क्या हो जाएगा? देखो बहुत ईजी है, डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, केओस, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें, मतलब दिमाग में हौच पौच हो जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है, कोई सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा कि नहीं। तो डिसिप्लिन जब नहीं है, सब कुछ इनडिसिप्लिन्ड है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, और उसके साथ आपका जो भी काम है उसमें डिले होगा, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली आप टाइम पे पूरी नहीं कर पाओगे, अपना काम नहीं कर पाओगे, अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पाओगे। ये हो जाएगा अगर आप डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल ना फॉलो करो, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ये भी बहुत ईजी था। इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब किसी पर हुक्म करना, हुक्म तो नहीं एक्चुअली, उस कमांड मतलब आप कह लो किसी को ऑर्डर देना, राइट। अगर आप किसी के सुपीरियर हो तो अपने सबॉर्डिनेट को कमांड कर रहे हो। तो ये वाला आपका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, देखो मान लो ये एक आपका सबॉर्डिनेट है, ठीक है, और वो यहाँ पर नहीं, एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, मान लो ये है आपका एक सबॉर्डिनेट, ठीक है, ये आपका सबॉर्डिनेट है। अब ऐसा नहीं हो कि इसके ऊपर बहुत सारे बॉसेस हैं, तो ये सारे ही बॉस मिलके हुक्म चलाएंगे, ये भी कुछ कह रहा है, 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक बॉस मिल करके बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स को कमांड करे, ये ज़रूर हो सकता है, पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हुआ तो सबॉर्डिनेट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसका बढ़िया एग्जांपल इस वाले को, कमांड वाले को अच्छे से याद रखने का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, मान लो आप क्या कर रहे हो अपने घर पे, जैसे होता है ना बच्चों से इधर उधर काम कराते रहते हैं मम्मी पापा और बड़े लोग, तो बड़े भाई बहन भी, तो मान लो आप अपने घर में सबसे छोटे हो, तो आपसे सब लोग काम करवाते होंगे कि ये कर दे यार, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे। तो मम्मी कह रही है कि चल बाहर से धनिया लिया, पापा कह रहे हैं कूलर में पानी भर दे, बड़ी बहन आपकी कह रही है यार मेरे को ये करवा दे, मेरे को लैपटॉप ख़राब हो गया, ऐसे ही कर दे, बड़ा भाई कह रहा है कि यार मेरे को ये लेकर आ दे। अब सब कुछ ना कुछ कमांड दे रहे हैं आपको, तो आप कन्फ्यूज़ हो गए कि नहीं, आपको समझ नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। आपने एक का काम कर दिया, दूसरे का नहीं किया, तो वो चैचे करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए एक बॉस की एक ही बॉस होना चाहिए एक सबॉर्डिनेट के ऊपर, इन्हीं 50 लोग मिलकर के कमांड कर रहे हैं, समझ आया? ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यानी कि कमांड की यूनिटी होनी चाहिए। तो ये क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली, सिर्फ एक बॉस से ही उसको ऑर्डर रिसीव होने चाहिए, यानी सब मिलकर के उसकी भाई चटनी बना दो, ठीक है। मोर देन वन बॉस कन्फ्यूज द एम्प्लॉय, ऑब्वियसली आपके ऊपर सब लोग आपको हुक्म चला रहे थे, ये कर दे वो कर दे, आपको समझ ही नहीं आता, कन्फ्यूज हो गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक भी काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, अगर ये वाला फॉलो किया, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो किया, तो क्या होगा, एक तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको एक जने ने ही बोला, आपके पास एक ही बॉस है, मम्मी सबकी मतलब बॉस होते हैं हर घर में, तो मम्मी ने बोला धनिया लिया, तो आप मम्मी का काम करोगे, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, किसी और की सुननी ही नहीं है, कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे कि अगर आपने मम्मी का काम किया पापा का नहीं किया तो पापा जल बन गए, आपने भाई का काम कर दिया दीदी का नहीं किया तो दीदी जल बन गई, तो कोई ईगो क्लैशेस नहीं होंगे।
इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी। अगर ये फॉलो नहीं किया प्रिंसिपल तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कन्फ्यूजन हो जाएगा, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे और डिफ़िकल्टी हो जाएगी डिसिप्लिन मेंटेन करने में। तो ईजी है, राइट। ये भी हो गया हमारा फोर्थ आपका प्रिंसिपल। अब इसके बाद बारी आती है फिफ्थ प्रिंसिपल की, जो कि है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, देखो थोड़े से सिमिलर है आपको लगेंगे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि उसको एक ही जने से कमांड मिले। पर ये जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ये क्या कहता है कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान, हर यूनिट का हर एक प्लान होना चाहिए। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सबके एफर्ट्स मिलकर के एक ही डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन की यूनिटी हो, एक हो डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि वो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, सबको एक साथ में काम करना है, सबकी यूनिटी होनी चाहिए, वो सब एक साथ में मिलजुल कर काम करें। एक सेकेंड, चलो सब मिलकर के एक साथ में काम करें, जिससे कि एक ही डायरेक्शन है, जो भी आपका गोल है उस डायरेक्शन में ही आप लोग प्रोसीड करो। तो यहाँ पे क्या है, आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है टुवर्ड्स वन गोल। एक ही गोल है आपका कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, सब में आपस में सब कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, सब एक साथ में काम करेंगे। ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। यानी कि अगर कोई ग्रुप और या फिर कोई डिपार्टमेंट का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो क्या होना चाहिए, उनके पास एक ही हेड और एक ही प्लान होना चाहिए। मान लो जैसे कि कैसे बताऊँ, मान लो ये कोई दो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये है डिपार्टमेंट 1 और ये है डिपार्टमेंट 2। अब इन दोनों के ना एक ही गोल है, कोई इनका गोल है, ठीक है, ये इनका गोल है। तो ऐसा नहीं है इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग हेड हों जो कि आपस में फिर उनमें भी लड़ाई भिड़ाई हो जाए, नहीं। इन दोनों डिपार्टमेंट का क्योंकि गोल एक ही है तो इन दोनों का हेड भी एक ही होना चाहिए, जो कि क्या करेगा, अपने हिसाब से इन दोनों डिपार्टमेंट्स को लीड करेगा, उनके लिए प्लान्स बनाएगा, दोनों के लिए एक ही प्लान बनाएगा, दोनों को एक ही तरह से लीड करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, एक ही डायरेक्शन में अपने को चलना है, राइट। हमें क्या करना है, एफर्ट्स को यूनिफाई करना है, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स करना है टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, वहाँ एक बॉस की बात हो रही है, राइट। ये आपको समझ आ गया। इसके बाद इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, ऑब्वियसली जब हम एक ही डायरेक्शन में एक साथ बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, तो क्या होगा, इससे हम अचीव कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अपने कंपनी के जो गोल्स हैं। साथ ही साथ हमारे जो एफर्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे। और अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप होगा, सब बेकार इधर उधर, कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। डिफ़िकल्टी होगी भाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में, और हमारे एफर्ट्स वेस्ट होंगे, हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे कि नहीं, सब अपना अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो हमारे रिसोर्सेज और एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि एक कोई कॉमन गोल है उसके बारे में सोच ही नहीं रहा, जो कंपनी का गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। अब क्योंकि मैंने बताया था, देखो दोनों ही आपके जो ये प्रिंसिपल्स हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और कमांड, ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सिमिलर है। तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, जो आप अभी के लिए समझ लो क्या क्या है, सिंपल है, ईजी है। देखो यूनिटी ऑफ कमांड की सबसे पहले हम बात करते हैं, मीनिंग क्या है उसका, इट इम्प्लाइज दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन बॉस। यहाँ पे ये बात होती है, इसका मीनिंग क्या है यूनिटी ऑफ कमांड का, कि सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही सुपीरियर है, एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है फिर, कि इट मीन्स वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। अगर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है, तो उनके ऊपर सिर्फ एक हेड होना चाहिए, उनका सिर्फ एक प्लान होना चाहिए। और ये क्या कहता है कमांड, की सिर्फ एक एम्प्लॉय का, एक सबऑर्डिनेट का एक बॉस होना चाहिए, उसको वही कमांड करे, ठीक है, ये कहता है। इसका नेचर क्या है, अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पर्सोनेल्स। पर्सोनेल्स आपके कौन होते हैं, एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ की फंक्शनिंग से तो ही रिलेटेड है, मतलब उनके ऊपर एक बॉस होना चाहिए, इसी से रिलेटेड है।
और ये वाला जो है इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, कि डिपार्टमेंट्स या फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग से रिलेटेड है। हम यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स या ग्रुप्स की बात करें कि हर अलग अलग डिपार्टमेंट अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो उनके ऊपर एक हेड होना चाहिए। यहाँ पर हम पर्सनल्स की बात करते हैं कमांड में कि हर पर्सनल के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए। ओके, नेसेसिटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच सबऑर्डिनेट। ऑब्वियसली हर किसी के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। ये किस लिए नेसेसरी है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर साउंड ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बने, जब सब एक साथ में काम करेंगे, एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो काम बढ़िया होगा। एडवांटेज क्या है भाई अब इसका? इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन, केओस। ये हमने उसमें पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड के उसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स में। इसमें भी हमने पढ़ा कि इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आप जब एक हेड है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लीड करेगा, वो सारे काम देखेगा कि नहीं कि कोई वेस्ट तो नहीं कर रहा है रिसोर्सेज, कोई एक काम को दोबारा ना कर दे, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आ जाएंगी। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? इट लीड्स टू बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जब एक सुपीरियर के अंदर एक सबऑर्डिनेट आएगा तो उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ऐसा नहीं कि एक सुपीरियर मतलब एक सबऑर्डिनेट के ऊपर बहुत सारे बॉसेस हैं तो भाई वो सबसे चिढ़ने लग जाएगी, सब मेरे ऊपर चढ़ते रहते हैं, मुझे काम देते रहते हैं। पर उसके अगर ऊपर एक ही बॉस है तो वो मस्त रहेंगे दोनों, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या है? इट लीड्स टू अ स्मूथ रनिंग ऑफ एंटरप्राइज, क्योंकि सब एक साथ काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं, तो स्मूथली आपकी एंटरप्राइज रन करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया वर्क करेगी, ग्रो करेगी। ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस। अब इसके बाद आपके दो और बचते हैं, टाइम देख लेते हैं पहले। हाँ, इट्स इनफ। तो आपका 6 और 7 फर्स्ट। अब देखो 6 वाला क्या कह रहा है? रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सन्स। रेन्यूमरेशन क्या होता है? जो भी आपको सैलरी या वेजेस मिल रही हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब उसकी क्या बात हो रही है? ये आपको बताता है प्रिंसिपल कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप फेयर रेन्यूमरेशन दो। इतना आप सैलरी और वेजेस पे करो जितना आप उनसे काम ले रहे हो। आप उनको इतनी फैसिलिटीज़, इनको इतनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करो जितना आप उनसे काम ले रहे हो। उससे क्या होगा? वो लोग भी मोटिवेट होंगे, वो सोचेंगे कि यार हमारा एम्प्लॉयर, हमारा जो सुपीरियर है वो हमारे बारे में सोच रहा है, तो वो भी और मोटिवेट होकर अच्छा काम करेंगे कि नहीं, अच्छे एफर्ट्स करेंगे कि नहीं। और अल्टीमेटली वो एफर्ट्स आपके ही काम आने वाले हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही काम आएंगे, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। तो आपको सिर्फ अपना नहीं सोचना है कि काम हो गया और भाड़ में जाए एम्प्लॉयज़, आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना है। तो हमें क्या करना है? फेयर और एडिकेट सैलरी उनको पे करनी है, एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देना है और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड कराना है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड बी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब ऐसा नहीं कि अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो प्रॉफिट सारा आप अपनी जेब में रख लें। नो, आपको क्या करना होगा? उस प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा अपनी मतलब एम्प्लॉयज़ को भी देना पड़ेगा, यानी कि उसकी सैलरी बढ़ा दो उनको, या फिर उनको बोनस दो, या फिर उनके लिए कोई भी और फैसिलिटी प्रोवाइड करो। कुल मिला के उनको लगना चाहिए कि आप भी उनके लिए कुछ कर रहे हो। अगर वो अपना काम दे रहे हैं आपको, अपनी मेहनत कर रहे हैं जी जान से इतना कंपनी को ग्रो करने में, तो कंपनी जब ग्रो कर रही है तो उसका रिजल्ट उनके एम्प्लॉयज़ को भी मिलना चाहिए। अभी जो वेजेस होती हैं, सैलरीज होती है, किस बेसिस पर डिटरमाइन होती हैं? सबसे पहली बात कि कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, यानी कि वो कितना पे कर सकती है। सबसे बड़ी बात, कितना बेयर कर सकती है उसका, क्योंकि कॉस्ट भी लग रही है भाई, उसको अपना प्रॉफिट भी देखना है, तो वो कितना दे सकती है, उस हिसाब से डिटरमिन होती है। दूसरा, एक मिनिमम वेज एक्ट होता है गवर्नमेंट का कि मिनिमम इतनी तो देनी ही पड़ेगी सैलरी, उसके बेसिस पर डिसाइड होती है। और तीसरा क्या है आपका? सैलरी पेड बाय द कंपेटिटर्स। अब मान लो आपकी जो कंपेटिटर कंपनी है, कोई दूसरी राइवल फर्म है जो आपको आपके ही जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर वो ज़्यादा सैलरी दे रही होगी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आपके एम्प्लॉयज़ वहाँ नहीं भाग जाएंगे। ऑब्वियसली वो कहेंगे यार हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ पाँव तोड़ रहे हैं, या हमको इतने कम पैसे दे रहे हैं, इससे अच्छा हम दूसरी वाली कंपनी में काम कर लें, वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो तभी तो लोग जॉब स्विच कर लेते हैं, आपने देखा है। तो ये आपको 3 फैक्टर्स याद रखना है जिसके बेसिस पे आप अपनी वेजेस डिटरमिन करते हो एम्प्लॉयज़ की। ओके, अब इसके बाद इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं? इसके और पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें
तो सबसे पहला है कि इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे अगर आप उन्हें बढ़िया बढ़िया सैलरी दोगे, सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे। साथ ही साथ इम्प्रूव्स डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर ये नहीं फॉलो किया, अगर आप उन्हें अच्छी सैलरी नहीं दोगे, अच्छा मतलब फैसिलिटीज़ नहीं दोगे, तो वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, डीमोटिवेट रहेंगे, हो सकता है वो नौकरी छोड़ दे, आपकी फर्म का ही नुकसान होगा। फ़ोन काम करेगा, आप तो करने से रहे, आपको नहीं आता। ओके, तो आपको ये याद रखना है। लास्ट हमारा प्रिंसिपल बचता है आखिरी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब सिंपली इसका एक लाइन में मतलब ये है कि हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे रखना चाहिए, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को ऊपर रखना चाहिए। मान लो मैं कंपनी की CEO हूँ, अब मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं अपना फ़ायदा देख रही हूँ और मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है। मैं सोचती कि यार मेरे को क्या है, कंपनी जो है वो तो किसी और की, उसका ओनर कोई है, मैं तो CEO हूँ। ओके, तो मैं अपना फ़ायदा देख रही हूँ, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, उसको प्रायोरिटी देनी है देन पर्सनल इंटरेस्ट या फिर पर्सनल गोल्स। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कोई है, ठीक है, ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पर्सनल गोल्स अगर अचीव करने ही हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ अचीव करो, पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से आगे बढ़कर नहीं। पर्सनल गोल्स भले ही पीछे रह जाएं तो ठीक है, बराबर आ जाएं तो भी ठीक है, पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से ऊपर नहीं आने चाहिए। सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल होना चाहिए, राइट। वाइल टेकिंग डिसीजंस मैनेजर्स मस्ट गिव प्रायोरिटी, मस्ट प्रायोरिटाइज ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स ओवर पर्सनल बेनिफिट्स। सिंपल है ये भी। तो ये आपको 7 प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट और देख लेते हैं। देखो, इसका पॉजिटिव इफेक्ट सिंपल है कि ऑब्वियसली हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की इतनी जब से राम कथा जप रहे हैं तो यहाँ पे वो उनका अचीवमेंट हो जाएगा। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में। साथ में लेकर के चलो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो कि इंडिविजुअल को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, नहीं, इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल को देनी है। ओके, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो सफ़र। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट नहीं रेज होगा तो आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाओगे तो एम्प्लॉयज़ भी तो सफ़र करेंगे ना, उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्या पता कहीं नौकरी मिले ना मिले, तो फिर मिला के उनको भी लॉन्ग रन में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं। किसके बारे में, 7 प्रिंसिपल्स के बारे में। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, देखो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम सारे ही प्रिंसिपल्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले देखो अपन ने पढ़ा, हमारा क्या था, सबसे पहला हमारे पास था कि आपका सबसे पहला कौन सा था, हाँ, डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क ये हो गया। फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट। फिर हमने 2 एक साथ पढ़े थे, एक था यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड, और इसी के साथ आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दोनों में हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन हो गया। एक आपका था रेन्यूमरेशन वाला कि एडिकेट सैलरी मिलनी चाहिए, रेन्यूमरेशन ऑफ पर्सन्स, राइट। फिर एक आपका ये सबऑर्डिनेशन, सॉरी क्या कहते हैं इसको, इंटरेस्ट वाला, जो अभी जस्ट अभी हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, एक और आपका रह गया है, कौन सा है, डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ये 7 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए। अब देखो बाकी के जो 7 है, 8 से लेकर 14 तक, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इसके लिए आपको जल्दी से चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं देख रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स की गिनती जल्दी बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए वेरी 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 थैंक यू। अगर आप भी जो हम लोग भी अभी देख रहे हो, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारे ही वीडियो के अपडेट साथ मिलते जाएं। और नोट्स के लिए PDF मतलब अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके पास हर टाइम नोट्स आपके अवेलेबल रहेंगे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।